आज की जो क्लास है यहीं से उसको शुरू किया जाए, बाकी ज़्यादा कुछ हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। आइए देखा जाए, देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ पर VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किए हैं, जो उद्घाटन किए हैं लखनऊ में, उद्घाटन इसका किया गया है लखनऊ में। तो अभी जरा इसके विषय में जाना जाए ना कि ये VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर है, ये है क्या, काम क्या है इसका। अगर देखा जाए जो VFS लिखा हुआ है ना, VFS का मतलब होता है वीजा फैसिलिटेशन, वीजा फैसिलिटेशन सर्विस, वीजा फैसिलिटेशन सर्विस होता है ये। यानी कि वीजा जो होता है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये एक सेंटर खोला जा रहा है लखनऊ में। अभी तक होता क्या था कि जिस किसी को भी वीजा अगर बनवाना होता था तो वो मतलब यहाँ से एप्लीकेशन तो देता ही था, रजिस्ट्रेशन यहाँ से वो करता था, बाकी उसका जो फाइनल अप्रूवल होता था ना वो दिल्ली से जाकर के मिलता था। अभी ऐसे ही कुछ प्रक्रिया थी। अगर देश के बाहर जाने के लिए अगर आप वीजा बनवा रहे हैं तो अपने जो देश की राजधानी है यानी कि दिल्ली है, दिल्ली जाकर के उसको अप्रूव कराना पड़ता था आपको, वो चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जिस भी तरह से होता था। लेकिन अभी इस चीज को और आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही अब जो वीजा फैसिलिटेशन सर्विस है उसे अब उसको स्थापित किया जा रहा है। और अब अगर हम सबको कहीं भी, अच्छा ये चीज और आपको बताया ना कि पूरी दुनिया में जाने के लिए नहीं है, ये कुछ कंट्रीज के लिए है। जैसे अगर हम सबको यहाँ से अगर जाना हुआ एस्टोनिया अगर जाना हुआ, या फिर अगर इटली जाना हुआ, या फिर सऊदी अरब अगर जाना हुआ, सऊदी अरब अगर जाना हो गया, या फिर चेक गणराज्य अगर जाना पड़ गया, तो अगर ऐसे और कई से देश हैं, अगर इन सभी देशों में अगर हम सबको आने जाने के लिए अगर वीजा की आवश्यकता है तो वो आवश्यकता अब दिल्ली न जा करके लखनऊ में ही हम सबको प्रोवाइड हो जाएगी। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है अब। तो चलिए जरा देखते हैं उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा कुछ किया जाए तो उत्तर प्रदेश के बारे में जाना जाए ना। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी बताएं आप लोग, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, CM कौन है, योगी आदित्यनाथ, गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान वगैरह भी है क्या, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है ना। चलिए ठीक है। तो अभी पिछले कुछ दिनों से हम आपको करंट अफेयर के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड कर रहे हैं अपने इस सेशन में। तो अभी जो पिछला वाला हमारा सेशन हुआ था उसमें हम 16 महाजनपदों के राजधानियां आपको लिखवाए थे। अगर आपको 16 जो महाजनपद हैं उनकी राजधानियों के बारे में अगर जानकारी हासिल करना है तो आप इस प्लेलिस्ट के पिछले वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर कंप्लीट वो वीडियो अपलोड किया गया है। तो ऐसे ही कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट आज भी हम लेकर के आए हुए हैं। वनडे की खासकर वनडे की एग्जाम्स में अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। जो प्रमुख धार्मिक एवं सामाजिक सुधार संगठन थे उनका इस्टेब्लिशमेंट कब है और उसको इस्टेब्लिश किसने किया है, ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ पूछी जाती है। अगर हम आपसे ऐसे कुछ पूछें कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया हुआ था, तो पहले यही जान लें कि एशियाटिक सोसाइटी जो है उसे 1784 में इस्टेब्लिश किया गया और इसकी स्थापना किया था सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। कब किया था, 1784 में। ये सभी हम सबको याद रखना होगा। अगर हम आगे अगर बात करें जो आदमी सभा है, आदमी सभा की स्थापना हुई थी 1814 में और इसे किया किसने था, राजा राममोहन राय ने किया था। राजा राममोहन राय ने इसको इस्टेब्लिश किया था 1814 में। अगर आगे बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। इसे भी किसने किया था, राजा राममोहन राय ने ही इसको भी किया था, राजा राममोहन राय। आगे तरफ बात करें रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करते हैं 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किया किसने था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना किया था 1897 में। डेट मतलब ये ईयर भी आप लोग याद रखेंगे। बेलूर मठ की स्थापना हुई थी 1887 में। 1887 में इसकी स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने इसकी भी स्थापना किया था, स्वामी विवेकानंद। आगे अगर बात करते हैं दीनबंधु सभा की अगर बात करें तो ये 1884 में इसको स्थापित किया गया था। इसे स्थापित किया किसने था, उनका नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले ने इसको स्टैब्लिश किया था। आगे अगर हम बात करें आर्य समाज की अगर हम बात करते हैं, इसको 1875 में इसको स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना किया किसने था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको स्थापित किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे अगर बात करें प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें तो 1867 में इसको स्थापित किया गया था और जो इसकी स्थापना किया था उनका नाम था आत्माराम
पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आगे अगर बात करें साइंटिफिक सोसाइटी, तो साइंटिफिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी 1864 में हुई थी। और अगर हम बात करें इसे स्थापित किसने किया था, उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम एक बार और रिवाइज कर ले रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ इसको रिवाइज कर सकते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की अगर बात करें तो 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किया किसने था, सर विलियम जोन्स ने इसको किया हुआ था। बात करें अगर आत्मीय सभा की, तो आत्मीय सभा 1814 में राजा राम मोहन राय ने इसको स्थापित किया। अगर ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो 1828 में राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ 1887, स्वामी विवेकानंद, दीनबंधु सभा 1884, महात्मा ज्योतिबा फुले। आर्य समाज की अगर बात की तो 1875 में इसको स्थापित किया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको स्थापित किया था। प्रार्थना समाज की अगर बात करते हैं तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने। अगर हम बात करें साइंटिफिक सोसाइटी की तो 1864 में इसको स्थापित किया गया सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ये याद कर लेंगे, काफी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं तो काफी हेल्पफुल होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन पर। आगे अगर हम बात करें दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, तो ये जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। जिम्नास्टिक से अभी बात करें इनके विषय में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी ये डोप टेस्ट में फेल हो गई है। और डोप टेस्ट होता क्या है, डोप टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है कि जो भी जिम्नास्ट के खिलाड़ी है या जो जिम्नास्टिक खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ियों को कुछ पदार्थ लेने से मना किया जाता है कि आप कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका सेवन आप नहीं कर सकती हैं। ऐसे में ही वाडा एक है, वाडा है, ऐसे ही एक नाडा भी है। अभी इसके विषय में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो वाडा और नाडा में मतलब एक ये रूल है कि आप किसी खास पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते। अभी 2017 में वाडा ने एक पदार्थ था जिसका नाम था हाइजिनामाइन। हाइजिनामाइन को वाडा ने प्रतिबंधित किया था कि इसका सेवन कोई भी खिलाड़ी या कोई भी जिम्नास्ट नहीं कर सकता है, लेकिन दीपा कर्माकर जो है उसका सेवन ये की हुई थी। और 2014 में उस समय इनको कोई ये प्रतियोगिता होने वाली थी, उस प्रतियोगिता से इनको बाहर कर दिया गया। और इन पर मतलब ये आरोप था कि इन्होंने किसी ऐसे पदार्थ का सेवन किया हुआ जो प्रतिबंधित है, हाइजिनामाइन ही था वो, तो ये इसे प्रतिबंधित किया गया था। तो इन पर ये आरोप लगा कि आपने इसको लिया हुआ है। तो जब इन पर ये आरोप लगा तो इनको नोटिस जारी की गई और इनका नमूना लिया गया। और जब नमूना लिया गया तो इनका जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट इनका पॉजिटिव आ गया, यानी कि इन्होंने वो जो हाइजिनामाइन पदार्थ है जिसको लेने से प्रतिबंधित किया गया था उसे इन्होंने लिया हुआ था। इसी से तो इसका नाम होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ये है। और अगर हम स्टेब्लिश कब किया गया था तो 1999 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। इसका काम क्या है कि कोई भी खिलाड़ी किसी प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन कर रहा है या नहीं कर रहा है इसकी जांच वगैरह इसका करना काम होता है। अब वाडा के ही हिसाब से ना भारत में भी बनाया गया एक नाडा। नाडा का मतलब हो जाता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ये है। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, इसको स्टेब्लिश किया गया था 2005 में, 2005 में इसको स्टेब्लिश किया गया। और इसमें ये भी क्या करता है कि कोई भी जो राष्ट्रीय खिलाड़ी है, राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने किसी डोपिंग पदार्थ का उन्होंने सेवन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है ये, और उसको वो ना ले, इसके लिए जागरूकता भी फैलाने का इन सबका काम है कि आप लोग ऐसे प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन ना करें। इसके लिए तो जरा उस पदार्थ का भी नाम हम लोग याद रखेंगे। दीपा कर्माकर जिसको लिया था उसका नाम क्या था, हाइजिनामाइन। हाइजिनामाइन को 2014 से इसको प्रतिबंधित किया गया था कि कोई भी खिलाड़ी इसका सेवन नहीं कर सकता है, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान ये पाया गया कि दीपा कर्माकर ने उसको लिया हुआ था। चलिए ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ बातें हम सबको पता चलती हैं। आगे चला जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे G20 सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे G20 सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, उनका नाम है तुलिका रानी। तुलिका रानी को उत्तर प्रदेश सरकार ने G20 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा एक चीज और आपको बताएं कि ब्रांड एम्बेसडर के विषय में आप लोग काफी कुछ सुनते भी होंगे, बट ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसे जाता है और क्यों बनाया जाता है। किसी भी चीज के लिए जागरूकता फैलाने के लिए या फिर प्रचार प्रसार करने के लिए किसी को हम ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति को हम ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं जो काफी फेमस हो, जिसे काफी लोग जानते हो, जो काफी प्रतिष्ठित भी हो, ताकि उसके ऐसा कुछ दिखाने से लोगों पर असर ज्यादा पड़े। तो ऐसे में G20 सम्मेलन का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वो बनाया गया तुलिका रानी को। अभी आप लोग तुलिका रानी के विषय में नहीं जान रहे होंगे, लेकिन अभी आप लोग जान जाएंगे। ये तुलिका रानी है कौन, ये वायुसेना की अधिकारी थी, उत्तर प्रदेश की है, ये वायुसेना की अधिकारी थी। और आपको जरा बताएं कि ये वायुसेना के अधिकारी के साथ साथ ये पर्वतारोही भी थी। ये
पर्वतारोही में, अगर पर्वतारोहण में अगर देखा जाए तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को ये फतह कर चुकी हैं, माउंट एवरेस्ट को ये फतह कर चुकी है तुलिका रानी। और अगर हम आपसे बात करें, एक माउंट किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो। अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो को भी ये फतह कर चुकी हैं, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो को भी ये फतह कर चुकी है तुलिका रानी। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एल्ब्रूस, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस, उसे भी ये फतह कर चुकी है। माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, इन सब को भी ये फतह कर चुकी है। तो अभी होगा क्या कि ये तीन महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों को ये फतह कर चुकी है और वायुसेना की अधिकारी भी रह चुकी हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर G20 सम्मेलन का इन्हें नियुक्त किया गया। अच्छा, भी अगर हम आपसे बात करें, जो G20 सम्मेलन हो रहा है 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत ही देश कर रहा है। भारत ही G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत ही कर रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने तुलिका रानी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। ठीक, चलिए आगे जरा देखा जाए कि लगातार तीसरी बार आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है। तो अगर हम बात करें कि लगातार तीसरी बार किसने आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता है, तो वो जीता है ITBP ने। ITBP इसने लगातार तीसरी बार आइस हॉकी जीता है। अच्छा, ये आइस हॉकी की एक प्रतियोगिता होती है जो बर्फ पर खेली जाती है। आइस में भी आप लोग समझ रहे होंगे, बर्फ पर ये खेला जाता है इसको। अब ITBP ने इसको जीता हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, इसका आयोजन हुआ था लेह में, और लेह कहाँ पर है? लद्दाख में है। लेह में इसका आयोजन किया गया था। ITBP ने इसको जीता है और हारा कौन है? अगर बात करें इसका उपविजेता कौन है? उपविजेता कौन है? लद्दाख ही है। इसका उपविजेता लद्दाख ही है और जीता किसने है? ITBP ने। चलिए आगे अगर हम बात करें और कि जो इंटरनेशनल या आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जिसे हम आइस हॉकी IHAI के नाम से जानते हैं। IHAI जो ये आइस हॉकी का जो चैंपियनशिप का जो आयोजन है, इसे कंडक्ट कौन करवाता है? तो वो जो भारतीय आइस हॉकी एसोसिएशन है वो करवाता है। तो अगर IHAI के विषय में अगर हम जाने तो इसका फुल नेम होता है आइस हॉकी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आइस हॉकी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भारत में जो आइस हॉकी का आयोजन किया जाता है उसे ये करवाता है। और अगर हम आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसका इस्टेब्लिशमेंट है 1989 में। इसको इस्टेब्लिश कराया गया था 1989 में इसको इस्टेब्लिश करवाया गया था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है KL कुमार वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, चलिए और बात किया जाए, ITBP ने इसको जीता हुआ है। तो ITBP के विषय में भी जाना जाए ना, ITBP का पूरा नाम क्या होता है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो ये जो ITBP है, इस ITBP की स्थापना कब की गई थी? 1962 में किया गया था। ITBP को स्टेब्लिश किया गया था 1962 में। और अगर बात करें कि वर्तमान में इसके महानिदेशक या DG कौन है, डायरेक्टर जनरल इसके कौन है, तो उनका नाम है अनीश दयाल सिंह। श्री अनीश दयाल सिंह इस समय ITBP के महानिदेशक है। ये चीज भी हम सबको जानती रहना है। चलिए आगे चला जाए, देखा जाए कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है समिता रवि इनका नाम है। अभी हम आपको जरा बताएं कि जो एक आर्थिक सलाहकार का पूरा एक पैनल होता है जो प्रधानमंत्री को आर्थिक गतिविधियों पर उन्हें सलाह मशविरा देता है। और तो ऐसे ही एक पूरा पैनल बना हुआ होता है। उस पैनल का कोई एक अध्यक्ष होता है। इस पैनल का अध्यक्ष अगर इस समय देखा जाए तो विवेक देवराय इस पैनल के पूरे अध्यक्ष हैं। और उस पैनल में ही समिता रवि को भी अभी इनको इसमें शामिल कर लिया गया है। और अगर वर्तमान में समिता रवि की अगर हम बात करें तो वाशिंगटन DC में एक किसी यूनिवर्सिटी में ये इकोनॉमिक्स की ये प्रोफेसर है। वाशिंगटन DC अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ये इकोनॉमिक्स की ये प्रोफेसर है। अब इन्हें प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के पैनल में इन्हें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो जरा देखा जाए कि अगर हम बात करें कि आर्थिक जो सलाहकार कमेटी होती है, आर्थिक सलाहकार कमेटी जो होती है, उस कमेटी का अध्यक्ष इस समय कौन है? उसके अध्यक्ष हैं विवेक देवराय जो आर्थिक गतिविधियों पर प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। उस आर्थिक सलाहकार पैनल की जो अध्यक्ष हैं
या जो हेड है वो है विवेक देवराय। अच्छा, अगर हम आपसे और बात ऐसे करें कि जो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है इस समय, प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार, प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? उनका नाम है अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन, अनंत नागेश्वरन, ये है मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ा जाए, देखा जाए कि थाई पुसम त्योहार कहाँ मनाया गया। तो जो ये थाई पुसम त्योहार है ये कहाँ पर मनाया गया? शायद किसी एक दिन हम त्योहारों की चर्चा किए हुए थे, तो उसमें शायद हम थाई पुसम त्योहार को भी लिखवाए हैं। थाई पुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसको मनाया जाता है। असल में होता क्या है कि पूर्णिमा का दिन होता है ना, पूर्णिमा के ही दिन शायद आप लोगों को अगर पता हो तो अपने यहाँ भी लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। पूर्णिमा के ही दिन जाते हैं ना, तो उसी पूर्णिमा के ही दिन ये थाई पुसम त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, ये त्योहार मनाया क्यों जाता है, जरा इसके विषय में जाने। थाई पुसम की अगर बात करें, थाई पुसम में किसी एक देवता की पूजा की जाती है, वो देवता है मुरुगन। मुरुगन देवता की पूजा की जाती है। अभी ये मुरुगन देवता कौन है? मुरुगन जो देवता है ना, आप लोग भगवान शिव को जानते होंगे, भगवान शंकर को जानते होंगे। भगवान शंकर के ही एक पुत्र गणेश, और गणेश के एक भाई थे कार्तिकेय। कार्तिकेय को जानते हैं ना, तो कार्तिकेय का ही एक नाम था मुरुगन। कार्तिकेय का ही नाम है मुरुगन, और मुरुगन देवता की पूजा की जाती है इस थाई पुसम के त्योहार में। अच्छा, उनकी पूजा क्यों की जाती है? पूजा इसलिए उनकी की जाती है ना, क्योंकि आप लोग एक तारकासुर नाम का राक्षस का नाम आप लोग सुने होंगे। तो जो पार्वती है ना, वो पूर्णिमा के ही दिन मुरुगन को तारकासुर का वध करने का आदेश दी थी। इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। और आपसे अगर ऐसे बात करें, यह केवल तमिलनाडु में ही नहीं मनाया जाता, ये श्रीलंका में भी मनाया जाता है, थाईलैंड में भी मनाया जाता है, इंडोनेशिया में भी मनाया जाता है। यानी कि ऐसे सभी देशों में मनाया जाता है जहाँ पर तमिल संप्रदाय जहाँ पर रहता है, जहाँ पर तमिल लोग रहते हैं, तमिल भाषा को बोलने वाले जो लोग जहाँ पर रहते हैं, तो ऐसे सभी देशों में इस थाई पुसम त्योहार को मनाया जाता है। अच्छा, आपको जरा और एक चीज बताएं, मॉरिशस और मालदीव एक ऐसे देश है जहाँ पर भी इस थाई पुसम त्योहार को मनाया जाता है। और मॉरिशस और मालदीव में यह पूरा का पूरा एक पूरा अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश का दिन ये होता है, पूरा राष्ट्रीय अवकाश इस दिन होता है। और अगर हम तमिलनाडु में जहाँ पर थाई पुसम का त्योहार मनाया जाता है, यहाँ पर बता तो यहाँ पर राजकीय अवकाश का दिन ये होता है, पूर्णिमा का दिन। यानी कि जिस दिन थाई पुसम का त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, खास करके ये जनवरी के ही महीने में पड़ता भी है, ये जनवरी और फरवरी के महीने में ये पड़ता है। तो जिस दिन ये पड़ता है पूर्णिमा, उसी दिन मतलब राजकीय अवकाश होता है तमिलनाडु में, मलेशिया और मालदीव में राष्ट्रीय अवकाश होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग जानते रहेंगे थाई पुसम के बारे में। चलिए आगे देखा जाए। जय जय महाराष्ट्र माझा को किस राज्य ने राजकीय गीत के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो ये नाम ही में ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि जय जय महाराष्ट्र माझा, तो ये महाराष्ट्र का राजकीय गीत के रूप में अपनाने की घोषणा कर दी गई है। तो इसे अपना रहा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इसे अपना रहा है। तो जरा इसके विषय में कुछ जानना चाहे। अभी आपको बताएं कि इसे अपनाने की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन औपचारिक रूप से इसको जो अपनाया जाएगा ना, वो अपनाया जाएगा 19 फरवरी को। औपचारिक रूप से इसे 19 फरवरी को अपनाया जाएगा। अच्छा, 19 फरवरी को क्यों अपनाया जाएगा? क्योंकि इसी दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को होती है, इसीलिए औपचारिक रूप से इस राजकीय गीत को 19 फरवरी को अपनाया जाएगा। अच्छा, अगर हम आगे कुछ बात करें, इसे लिखा किसने है? इसे लिखा किसने है? उनका नाम है राजा बधे। इसके जो राइटर है, लिखा है किसने? उनका नाम है राजा बधे। और अगर हम बात करें कि ये गायक कौन है ये, यानी कि जिसने इसको गाया हुआ है, उनका नाम है शाहिद साबले। शाहिद साबले उनका नाम है जिसने इसको गाया हुआ है। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि जय जय महाराष्ट्र माझा जो ये राज्य की गीत है, इसे महाराष्ट्र को अपने घोषणा की गई। महाराष्ट्र में 19 फरवरी को इसे औपचारिक रूप से इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की उसी दिन जयंती होती है, उसी दिन इसको अपनाया जाएगा। लिखा इसके राजा बधे ने है, गाया इसको किसने है? शाहिद साबले ने इसको गाया हुआ है। अब अगर ये महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र के विषय में भी थोड़ा बहुत हम लोग जाने ना। अगर बात करें महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ पर है? मुंबई है। अगर बात करें महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और अगर बात करें कि वहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसे हम सबको याद रखना है। तो ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है यहीं तक है। बाकी मिलते हैं अगले दिन, अगले एपिसोड, अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।